हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE 1 कोर्स की क्लासेस हम कंडक्ट कर चुके हैं। अभी हमारी DECE 2 की क्लासेस चल रही हैं। उसमें हमारे ब्लॉक 7 में यूनिट 23 जो था वो हम कर रहे थे। यूनिट 23 है हमारा सम डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमने इसमें सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट करना है। थोड़ी सी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं जब उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन्फेक्शन होती है। जैसे कि बच्चों को कई बार फीवर होता है या फीवर नहीं भी होता, पर उनकी जो नोज़ होती है वो रनी होती है, यानी कि कोल्ड में उनकी नोज़ जो है वो वगती रहती है। इसके बाद है खांसी, है ना, कफ बच्चों को ड्राई भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है और इरिटेशन वाली भी हो सकती है। इरिटेशन मतलब ऐसे वाली। जो सोर थ्रोट है, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो उसकी वजह से कोई भी खाना निगलने में प्रॉब्लम आ सकती है। उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है और वीजिंग जो है वो भी हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत आती है और आवाज़ में गरगराहट आती है। कई बार क्या होता है, बुखार हो जाता है और उसके साथ जो उनकी सांस लेने की दर होती है वो बढ़ जाती है। कई बार कई केसेस में बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है और स्किन की जो टिंज है वो ब्लू कलर की हो जाती है। अब जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं वो नोज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, फेरिंक्स को इफ़ेक्ट करती हैं और लैरिंक्स को इफ़ेक्ट करती हैं। वो कैसे पता चलता है, उनके क्या सिम्टम्स हैं? जैसे कि आम तौर पर कोल्ड होता है, रनी नोज़ होती है ना, कि नाक से पानी बहता रहता है, सॉर थ्रोट होती है और कफ हो जाती है। कई बार क्या होता है, उनके मिडल ईयर में भी दर्द होता है। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो स्टेस्टियन ट्यूब होती है उसमें स्वेलिंग होती है जो गले को कान से जोड़ के रखती है। जो कफ होती है वो आम तौर पर ड्राई होती है। इसमें कोई भी स्पटम मतलब सिक्रीशंस जो होती हैं वो नहीं होती हैं, है ना, जैसे बलगम जिसको हम बोल देते हैं वो चीज़ नहीं होती है। जो टॉन्सिल्स होते हैं वो फूल जाते हैं और वो पेनफुल हो जाते हैं। कफ जो आम तौर पर ड्राई होती है उसमें कोई भी बलगम नहीं होती है। टॉन्सिल्स जो होते हैं वो कई बार सूज भी जाते हैं, फूल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। अब टॉन्सिल्स क्या होते हैं, वो हमारे थ्रोट के एक साइड के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं और बच्चे को अगर टॉन्सिल्स हो जाए तो उसको खाना निगलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर जो फेरिंक्स होता है वो रेड हो जाए या पेनफुल हो जाए तो हम उसको सोर थ्रोट बोलते हैं और बच्चा काफ़ी ज़्यादा बीमार फील करता है। आमतौर पर क्या होता है कि जो सोर थ्रोट होता है वो कोई सीरियस इलनेस नहीं है, पर कई बार जो सोर थ्रोट होता है वो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि हार्ट को इफ़ेक्ट करता है और जॉइंट्स को भी इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए हमें
बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर बच्चों में सॉर थ्रोट हो जाए तो हम उसको इग्नोर ना करें। इसकी डिटेल्स के लिए कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, उसके लिए अब हम ये बॉक्स में पढ़ेंगे। स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया होता है वो सॉर थ्रोट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सॉर थ्रोट जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, वो बैक्टीरिया को हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, उसकी वजह से ये जो इलनेस होती है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अब बैक्टीरिया जब वो ब्लड से, जहाँ जहाँ ब्लड जाता है हमारी बॉडी में, जब वो उससे पास करता है तो एक कंडीशन और हो जाती है उसके कारण से, जिसको हम बोलते हैं रियूमेटिक फीवर। रियूमेटिक फीवर। रियूमेटिक फीवर क्या है? वो एक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है जो कि अगर थ्रॉट की कोई इन्फेक्शन हो जाए स्ट्रेप्टोकोकस से, तो अगर उसको ट्रीट ना किया जाए उसकी वजह से रियूमेटिक फीवर जो है वो हो जाता है। ये पर्टिकुलरली किस किस चीज़ को अफेक्ट करता है? मेनली जो बड़े जॉइंट्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। उसमें या तो स्वेलिंग आ जाती है या काफ़ी ज़्यादा पेन भी होना शुरू हो जाता है। और ये किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है? तो लार्ज जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करता है, दूसरा ये हार्ट की वाल्व्स को इफ़ेक्ट करता है। अगर बच्चे को हम इसी हार्ट कंडीशन के साथ रहने देते हैं, ठीक है, फिर बच्चे को जो दिल की बीमारी, जो ऐसी हार्ट कंडीशन होती है, उसको इसी कंडीशन के साथ छोड़ दिया जाता है जहाँ जो वॉल्व एओर्टा होती है उसकी मोटाई तक वो जाता है और पार्शियल यानी कि अंशक तौर पर खुलने को रोक देता है, जिसके कारण कई बार लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अब लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में किसको अफेक्ट करता है? ब्रोंकाई और लंग्स को। ये जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं वो हमें कैसे देखने को मिलती हैं? इसमें वेट कफ होती है ना, जिसमें स्मेली सिक्रीशंस होती हैं या येलो येलो कलर की सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है, और रेस्पिरेटरी जो रेट होता है, सांस लेने की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। नॉर्मल रेट क्या होता है? 1 मिनट में हम 22-25 ब्रेथ्स जो होती हैं वो लेते हैं, पर इस केस में क्या होता है, 40 ब्रेथ्स से ज़्यादा 1 मिनट में हम सांस लेने लग जाते हैं। उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। मतलब बच्चे को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उसकी बॉडी तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट है हमारा फैनिंग आउट ऑफ द साइड्स ऑफ द नोज। मतलब जो नाक की साइड होती है, नोज की साइड होती है, वहां से बाहर निकलना। ये इसीलिए होता है अगर सांस लेने में कोई ना कोई रोक हो, है ना, या फिर एडिशनल मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो। उसको हम इनहेलेशन के लिए भी बोलते हैं कि आप इनहेलेशन अब लेनी स्टार्ट कर दीजिए। जो नॉस्ट्रिल्स की साइड्स होती हैं वो हर टाइम एक्सपैंड होती हैं जब उसमें हवा अंदर की तरफ जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है साइनोसिस। साइनोसिस क्या है? जब लंग्स के तरफ प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब शरीर का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। ये ज़्यादातर एस्थमा और निमोनिया वाले लोगों में होता है। जब सांस लेते हैं तब नाक जो है आवाज़ करती है। उसके बाद है हमारी वीज। वीज मतलब घरघराहट होना।
जो ब्रोंकाई होती है वो कभी कभी इस इन्फेक्शन के थ्रू जो है अफेक्ट करती है और काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाती है, जैसे कि एस्थमा में। इससे क्या है, हवा के लिए पास होना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो पैसेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होते हैं और वो सिक्रीशंस के साथ ही भरे हुए होते हैं। पर जब हम बॉडी जो है अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड को पुश करती है, ठीक है, फिर वो नैरो पैसेजेस के थ्रू हवा को भी बाहर की तरफ फोर्स करती है। इससे क्या है, जब आप सांस लेते हैं, एक्सेल करते हैं, तब जो साउंड है वो वीजिंग शुरू हो जाती है। कई बार जो वीजिंग है वो इनहेलेशन के कारण भी होती है। कॉमन रेस्पिरेटरी कंडीशंस और उनकी मैनेजमेंट। अब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कॉमन इन्फेक्शंस के बारे में देखेंगे और उनसे कैसे डील करना है उसके बारे में देखेंगे। कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या होता है, ये कैसे पता चलता है, मेनली कि रनी नोज हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन्फेक्शन के कारण जो हवा पास होती है वो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करती है। इसकी वजह से जो नोज़ होती है वो रनी हो जाती है। इसको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही आमतौर पर होती है। इसको आप अपने आप से भी ट्रीट कर सकते हैं। अब जो इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन के ड्यूरिंग बच्चे को आप कंफर्टेबल रखें और हमेशा कोशिश करें कि जहाँ पर साफ हवा पास हो रही है वहाँ पर ही बच्चे को लेके जाएं। जो बड़े बच्चे होते हैं हम उनको सिखा भी सकते हैं कि कैसे आप नोज़ को ब्लो कर सकते हैं। जब बच्चा सो जाता है तो उसके सिर को थोड़ा ऊपर की तरफ करके रखिए, ताकि बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद है हमारा सॉर थ्रोट। अगर सॉर थ्रोट है तो जो फेरेंक्स है वो रेड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी रहता है। कई बार बच्चे को निगलने में भी चीज़ों को दर्द होता है। जब बच्चा खाता है तब उस टाइम पे उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। अगर ये सॉर थ्रोट का बहुत ज़्यादा सिंपल केस है तो बच्चे को हमें पेन किलर दे देनी चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। बड़े बच्चे को हम दिन में 3 से 4 बार गागल करने को भी बोल सकते हैं। इससे दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। अगर टॉन्सिल्स बड़े हों या पेनफुल हों तो बच्चे को इमीडिएटली डॉक्टर या किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को रेफर कर देना चाहिए। बच्चा इस केस में आम तौर पर ये कंप्लेंट करता है कि मुझे खाना खाने में दिक्कत हो रही है, पानी पीने में दिक्कत हो रही है, मेरे गले में दर्द हो रहा है। कई बार ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है पता लगाना कि बच्चे को गंभीर टॉन्सिलाइटिस है या डिप्थीरिया है ना। तो इसके लिए हमें इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर सॉर थ्रोट जो है वो बहुत ही सीवियर है और वो 3 दिन से ज़्यादा चलता है, तब हम डॉक्टर को रेफ़र कर सकते हैं कि ये डॉक्टर हमारी बहुत ही सीरियस कंडीशन हो गई है, प्लीज़ आप इसको चेक कीजिए। थ्रोट में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाती है जो कि नॉर्मली जॉइंट्स और हार्ट को अफेक्ट करती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बॉक्स जो ऊपर देखा था 23.1 उसमें पढ़ चुके हैं। इसके बाद है हमारा कफ। बच्चे को कई बार बहुत ही सिंपल और इरिटेट वाली कफ होती है कोल्ड के साथ साथ। फीवर हो भी सकता है इस केस में और नहीं भी। आमतौर पर जो कफ सिरप होती है उससे बच्चे के सिम्टम्स को कंट्रोल कर लिया जाता है। अगर बच्चे को फीवर है और कफ भी है जो कि बच्चे को स्ट्रेस दे रही है और बच्चे को सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो हो सकता है कि ये
ब्रोंकाइटिस की वजह से हो। अगर बड़े बच्चों में ऐसा होता है तो हम उनको स्टीम लेने के लिए बोल सकते हैं ताकि उनका जो डिस्ट्रेस है उसको कम किया जा सके। स्टीम लेने के लिए क्या करना होता है, एक पॉट में आप पानी को बॉइल्ड को डालिए, ठीक है, और बच्चे को उस पानी में थोड़े डीप डीप सांस लेने के लिए बोलिए, ठीक है। इससे जो स्टीम है वो उसके लंग्स तक जाती है और जो म्यूकस होता है उसको ओपन कर देती है। इससे क्या होता है कि जो हवा का आने जाने का रास्ता होता है वो खुल जाता है और सांस लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है। पर अगर ब्रोंकाइटिस हो तो इमीडिएटली हमें ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को रेफर करना चाहिए। जो यंग बच्चे होते हैं हमें उनको डॉक्टर को इमीडिएटली रेफर करना चाहिए, क्योंकि उनको डिस्ट्रेस भी है और इसकी वजह से कहीं जल्दी उनको निमोनिया डेवलप ना हो जाए। कई बार क्या होता है, बच्चों में ड्राई कफ होती है जो कि बहुत ही इरिटेटिंग होती है, इरिटेंट होती है, गले में थोड़ी कुरकुरी भी उठती है। ये वॉर्म इन्फेस्टेशन के कारण भी हो सकता है। जब लंग्स के थ्रू जो एग्स हैं वो पास होते हैं, लावा जो है वो पास होता है, तब उसके कारण वॉर्म इन्फेस्टेशन होती है और कफ होने के चांसेस होते हैं। अगर हम बच्चे को वॉर्म्स के लिए ट्रीट कर रहे हैं तो कफ जो है वो, अगर वॉर्म इन्फेस्टेशन होगी तब कफ अपने आप से ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम यूनिट 22 में ऑलरेडी वॉर्म इन्फेस्टेशन को कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वीज। कहते कि जैसे आप पढ़ चुके हैं ये एक ऐसी कंडीशन है जहां हर टाइम बच्चा सांस लेता है, थोड़ी सी सकिंग साउंड होती है जैसे ही हवा ब्रोंकाई के थ्रू अंदर जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ब्रोंकाई जो होता है वो थोड़ा नैरो बन जाता है और उसमें बहुत सारी सिक्रीशंस भरी हुई होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तब घरघराहट सुनाई देती है और कई बार तो इनहेलेशन के टाइम भी घरघराहट सुनाई देती है, मतलब सांस अंदर लेते हुए भी और सांस बाहर छोड़ते हुए भी घरघराहट की आवाज जो है वो सुनाई देती है। आगे इसके बाद है कारण। घरघराहट के बहुत ज़्यादा कारण होते हैं, कई कारण होते हैं, जैसे कि पोलन, एनिमल हेयर या डस्ट। उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं जो कि बाद में घरघराहट का कारण बनते हैं। और भी बहुत सारे कॉमन कारण हैं जैसे कि वॉर्म इन्फेस्टेशन। कई बार घरघराहट जो होती है वो इन्फेक्शंस में भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस। कई जो बहुत ज़्यादा जो सुअर वीजिंग होती है वो एस्थमा में देखने को मिलती है, जहाँ पर बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जैसे जैसे ये डिजीज़ बढ़ता जाता है बच्चे को ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, तो इनएडिक्वेट ऑक्सीजन इनटेक के कारण बच्चे का जो कलर होता है वो ब्लूइश हो जाता है। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और बच्चे को हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हमें बच्चों को डिस्कम्फर्ट से रिलीफ देने के लिए देना चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि स्टीम इनहेलेशन से ट्राई कर लेनी चाहिए, कफ सिरप है ना, जो कि बच्चे की सिक्रीशन को बाहर आने में मदद करे और जो कि सिक्रीशंस ये घरघराहट का कारण बनती हैं वो हमें दे देनी चाहिए। अगर जो घरघराहट वीज होती है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती है तो इमीडिएटली डॉक्टर को रेफर करना चाहिए। इसके बाद है हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है और पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है
तो जो ब्रोंकस होता है वो नैरो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा तंग हो जाता है और वो इनफ हवा को अंदर नहीं आने देता है। अगर ऑक्सीजन की इनटेक वाकई में बहुत ज़्यादा कम होती है तो बच्चा जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाता है। ये ज़्यादातर जो एक्यूट गंभीर वाले ब्रोंकाइटिस होते हैं या एस्थमा होते हैं, निमोनिया होते हैं, या अचानक से कोई एलर्जिक कंडीशन पैदा हो जाती है, ज़्यादातर ये चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। अब जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो डिहाइड्रेशन, जहाँ पर गंभीर मात्रा में डिहाइड्रेशन हो और गंभीर ही एनीमिया हो, वहाँ देखने को मिलती है। कई बार बच्चे जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा स्वेलो कर जाते हैं जो कि ट्रैकिया में स्टक हो जाता है या ब्रोंकस में स्टक हो जाता है और जिसके कारण से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो जो थंप होता है, थंप नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो बच्चे की बैक को आपको बहुत ज़्यादा हिट हार्ड करना चाहिए। इससे जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिसलॉज होने में मदद मिलती है। आगे है ट्रीटमेंट। जब बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए तो हमें वेट नहीं करनी है, इमीडिएटली बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाना है। इन सारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में बच्चे को हमें पीने के लिए काफ़ी मात्रा में फ्लूइड्स देने चाहिए। ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये उसको रिप्लेस करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा तेज ब्रीदिंग कर रहे थे, उसके थ्रू जो फ्लूइड्स थे वो लॉस्ट हो गए थे, उसको ये रिप्लेस करते हैं। अगर हम प्रॉपर मात्रा में बच्चे को फ्लूइड देंगे तो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स में जो सिक्रीशंस होती हैं उससे उसको ड्राई होने से बचा जा सकता है और एयर पैसेज को ब्लॉक होने से भी बचाया जा सकता है। ये है आपकी एक्सरसाइज 1। इसके बाद है हमारी सम स्पेसिफिक इलनेस। अब हम थोड़े से जो स्पेसिफिक इलनेस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस टाइम पे बच्चे को जो स्ट्रेस होता है या बच्चे को परेशानी होती है उससे हम कैसे उस बच्चे को रिलीफ दिला सकते हैं और कब हम किस टाइम पे बच्चे को डॉक्टर के पास हमें लेके जाना चाहिए। सबसे पहले है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव लैरिंगाइटिस, मतलब रुकावट होती है लैरिंगाइटिस में। इस कंडीशन में क्या होता है, लैरिंग्स जो कि हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसमें से आवाज़ आती है, उस बॉक्स को लैरिंग्स बोलते हैं, उसमें जब ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, तो ब्लॉकेज जब उसमें हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई खांसी आती है ना, जिसमें म्यूकस नहीं होता है, सिक्रीशंस नहीं होती हैं, उस तरह की खांसी आती है। साथ साथ में सांस लेने में भी इस कंडीशन में डिफ़िकल्टी होती है। 3 चीज़ें हैं, एक तो ड्राई कफ, एक डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और ब्लॉकेज इन द वॉइस बॉक्स। ठीक है। बच्चा जो होता है जब उसको उसकी लंग्स को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना, तब बच्चे का जो कलर है वो ब्लू होना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी सकिंग साउंड जो होती है वो भी आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि पिच 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 ऐसे वाली साउंड जो होती है वो आनी शुरू हो जाती है। सकिंग साउंड क्या होती है, ये एक आम ऑडिटरी फिनोमिना होता है जो कि किसी हवा या लिक्विड से जैसे आवाज़ आती है ना, जैसे मुंह से हवा निकल रही है या लिक्विड पास हो रहा है उस तरह से आवाज़ आती है, जैसे कि आप स्ट्रॉ से कुछ पी रहे हो, है ना, उस तरह से, या बेबी जैसे फीड करता है तब ये आवाज़
आती है। ठीक है, तो जब बच्चा सांस लेता है तब उस टाइम पे ऑब्स्ट्रक्टिव लैरिंगाइटिस में इस तरह से होता है। ये आम तौर पर डिप्थीरिया के केसेस में भी देखा जाता है और बहुत ज़्यादा सीरियस भी होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हमें बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। इमीडिएटली हमें एज अ चाइल्ड केयर वर्कर बच्चे को हॉस्पिटल जो है वो रेफर कर देना चाहिए कि आप अब हॉस्पिटल में जाएं। उसके बाद आता है हमारा ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकस की एक इन्फेक्शन है जिसके कारण खांसी होती है, कफ होता है और फीवर भी हो सकता है। बच्चे को सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी आती है इसमें, और बच्चा जो होता है कई बार उसको ऐसे लगता है कि मेरी चेस्ट के आसपास बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो गई है। बच्चे को बिल्कुल टाइट टाइट फील होता है ना। कई बार बच्चा कहता है मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये कपड़े टाइट हो रहे हैं, है ना। ये एक बहुत ही गंभीर तरीके का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि हमें ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को रेफर करना चाहिए बच्चे को। जो कफ सिरप्स होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं इस टाइम पे, जो सिक्रीशंस होती हैं, है ना, सिक्रीशंस को हमारी जो एयर ट्यूब्स होती हैं उसमें कम स्टिकी बनाती हैं। ठीक है ना, कम स्टिकी बनाने में मदद करती हैं। इसीलिए स्टीम को इनहेल करने के लिए बोला जाता है कि आप स्टीम लीजिए, उससे जो आपकी म्यूकस होता है, सिक्रीशन होती है, वो थोड़ी मेल्ट हो जाएगी और वो पिघल के बाहर की तरफ आएगी। नेक्स्ट है हमारा एस्थमा। एस्थमा एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग कंडीशन होती है जो कि बच्चों को बहुत जल्दी, थोड़ी सी जल्दी ही लाइफ में अफेक्ट करती है। अब 3 साल की उम्र के बच्चों से लेके, ठीक है, ये एस्थमा कई बार होना शुरू हो जाता है और कई बार ये अटैक्स देने भी शुरू कर देता है। इसके कारण क्या है कि जो एस्थमा होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जब हवा में बदलाव आते हैं, ठीक है, हवा में जो बदलाव आते हैं वो एक्सपोजर के कारण बदलाव आते हैं। ठीक है ना, हवा में जो बदलाव आते हैं, उस हवा में जब हम एक्सपोज करते हैं, है ना, उस हवा में जब हम एक्सपोज करते हैं तब एस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है हवा में इन्फेक्शंस हों या एलर्जीज हों, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि मटेरियल, कई एलर्जन, पोलन से किसी को कोई एलर्जी होती है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि एनिमल हेयर से या फिर हाउस डस्ट से, ठीक है, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं। एक पर्सन जिसको बार बार एस्थमा के अटैक भी आ सकते हैं, ठीक है, मतलब कई बार 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 जब एस्थमा के अटैक आते हैं तब उस कंडीशन में भी जो है कि वो भी एक एस्थमा का कारण हो सकती है। इसके बाद है हमारे सिम्टम्स। सिम्टम्स ये हैं कि सबसे पहले तो एक रनी नोज़ दिखेगा, शुरू हो जाएगा, कफ शुरू हो जाएगी
और जल्दी ही वो वीज में यानी कि घरघराहट में बदल जाएगी। जो घरघराहट होती है ना, वो अगर लगातार रहे तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को भी प्रोड्यूस करती है। अगर ब्रोंकस का जो स्पाज्म है, टाइम है, वो बहुत गंभीर हो जाए और कम ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक पहुंचे तो बच्चा जो है वो नीले रंग का होना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। इसका ट्रीटमेंट अब क्या है कि जो एस्थमा है उसको डॉक्टर द्वारा ही ट्रीट किया जाता है। अगर सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर हों तो बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीदिंग को ठीक करने के लिए। कई बार क्रॉनिक केसेस होते हैं, मतलब जो लंबे टाइम तक चलते हैं केसेस, उन केसेस में जो मदर होती है या केयर गिवर होती है उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं कि कैसे वो इसके साथ डील करें जब बच्चे को एस्थमा का कोई अटैक आया हो। अगर एस्थमा की कोई फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है, तो बच्चे को ज़्यादा चांसेस होते हैं एस्थमा होने के। इसके बाद आता है निमोनिया। ये निमोनिया जो है वो लंग्स की एक इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादातर वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होती है ना। ये डिस्टिंक्शंस जो हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि जो वायरस इन्फेक्शंस हैं उनका स्पेसिफिक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं। अब कारण क्या है कि जो निमोनिया है ना, वो ब्रोंकाइटिस जब बढ़ रहा होता है तो उसके कारण होती है। मतलब ब्रोंकाइटिस जब बढ़ जाता है तब वो निमोनिया का रूप ले लेता है, और जब इन्फेक्शन ये जो होती है ब्रोंकाइटिस की वो लंग्स में जब पूरी तरह से फैल जाती है तब निमोनिया होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलते हैं, ठीक है, या बड़े लोगों में जो थोड़े ओल्ड पीपल होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पर हमारी जो बॉडी होती है वो डिजीज से फाइट करने के लिए तैयार होती है ना, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। बच्चों में क्या होता है, मीजल्स के बाद स्पेशली ये ज़्यादातर हो जाता है। सिम्टम्स क्या है कि जो निमोनिया है ना, उसमें फीवर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है और कफ हो सकता है। बेटे दरवाजा। ट्रीटमेंट क्या है कि हमें बच्चे को डॉक्टर को रेफर कर देना चाहिए, और ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, खांसी का कोई सिरप आप दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं और मेडिसिन्स दे सकते हैं फीवर को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ भी एक इन्फेक्टिव कंडीशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कफ हो तब प्रोड्यूस हो सकती है, जो कि बच्चे को बाद में डिस्ट्रेस करती है, और वो पेकुलियर वूप में भी ख़त्म होती है। पेकुलियर वूप क्या होती है, जो कि एक बहुत ही रेयर म्यूजिकल हार्ट साउंड सुनने को मिलती है जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। वॉमिटिंग भी साथ में होती है। ये एक बच्चों का इलनेस होता है, बचपन का होता है, जो कि 5 साल के बाद बच्चों को अफेक्ट नहीं करता है। इसमें प्रिवेंशन क्या है कि जो डिजीज़ है उसको हम इम्यूनाइजेशन के थ्रू बचा सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमें डॉक्टर को रेफ़र करना चाहिए बच्चे को। जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स के साथ देना चाहिए, पर वो इफ़ेक्टिव होता है सिर्फ तब जबकि इन्फेक्शन का पहला हफ्ता होता है। इन्फेक्शन जो है वो 3 महीने के बाद अपने आप से सब्साइड्स हो जाती है।
इसके बाद हमारे पास आता है ट्यूबरक्लोसिस। सिम्टम्स क्या हैं इसके कि ट्यूबरक्लोसिस आमतौर पर स्टार्ट होता है एक कफ की तरह। पर्सन बाद में ये भी एक्सपीरियंस करता है कि थोड़ा सा उसकी बॉडी के टेम्परेचर भी बढ़ता है, स्पेशली शाम के टाइम पर। इन ज़्यादातर केसेस में क्या है कि बचना थोड़ा सा मतलब वो होता है, मुश्किल हो जाता है। कि मतलब थोड़ा बढ़ने में असफलता मिलती है, जैसे कि वेट गेन नहीं हो पाता है, प्रॉपर वेट कम होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ सिम्टम हो सकते हैं। टीबी जो है वो सिर्फ लंग्स को अफेक्ट नहीं करती है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकती है, स्पेशली जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं उनको। कई बार क्या होता है कि आप बच्चों की जो नेक की बैक होती है वहाँ पर भी स्वेलिंग देख सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादा जो ग्लैंड्स होते हैं ना, लिम्फ ग्लैंड्स, वो ज़्यादातर स्वोलन होते हैं। अब इसका कॉमन कारण क्या है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं क्रॉनिकली, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा बीमार होते हैं, और अंडर नरिश्ड जो होते हैं वो भी होते हैं। इसको उन बच्चों को ही हमें एग्जामिन करना चाहिए टीबी के लिए। कई बच्चे जो कि वेट गेन शो नहीं करते हैं उनको भी हमें टीबी के लिए एग्जामिन करना चाहिए। इसके कारण क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक इन्फेक्टिव डिजीज होता है जो कि हवा के थ्रू स्प्रेड होता है। मेनली वो बैक्टीरिया के कारण होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है। जब वो खांसी करते हैं या जब वो छींकते हैं तब जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर कब कॉमन होते हैं? जहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ट्यूबरक्लोसिस जिनको होता है हमारी कंट्री में, जो कि ऐसे क्राउडेड एरियाज में रहते हैं। पर बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो इम्यून बॉडीज इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपने आप से ही बॉडी में प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्या है, जो बच्चे होते हैं या अडल्ट्स होते हैं, है ना, जो वीक होते हैं या अंडर नरिश्ड होते हैं और क्राउडेड एरियाज में भी रहते हैं, उनको ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होता है जब आपकी बॉडी हमेशा वीक रहती है, क्योंकि मेजल्स, वूपिंग कफ, क्रॉनिक डायरिया और मलेरिया के कारण ये आगे जाके ट्यूबरक्लोसिस में भी कन्वर्ट हो जाती हैं जब आपकी बॉडी वीक है, क्योंकि वो इन्फेक्शन को जल्दी कैच कर लेती है और रेजिस्टेंट नहीं होता है बॉडी का, तो एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, उसकी वजह से डिजीज को कोप अप भी नहीं कर पाती हैं। आपकी डाइट में अगर प्रोटीन और कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। इसके बाद है ट्रीटमेंट। जो ट्यूबरक्लोसिस है बहुत डिफ़िकल्ट है उसको ट्रीट करना। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में ट्यूबरक्लोसिस है तो आप उसको हॉस्पिटल रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कई ड्रग्स जो हैं वो रेजिस्टेंस हैं इसके लिए। ये आम तौर पर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इसमें चाहिए होते हैं ताकि इन्फेक्शन को हटाया जा सके। अब ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है उसको बहुत ही ध्यान से मॉनिटर करना पड़ता है और उसका फॉलोअप लेना पड़ता है। ट्यूबरक्लोसिस के कई केसेस जो होते हैं वो ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि पेशेंट्स जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं और डोजेस को प्रॉपर नहीं लेते हैं, कम डोज लेते हैं,
तो सारे केसेस को ही प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए और दूसरों को फैमिली में प्रोटेक्ट करना चाहिए जब तक कि इन्फेक्शन अच्छी तरह से बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबा होता है, कई महीनों के लिए वो चलता है। हमें मदर्स को ये बताना चाहिए कि अगर सिम्टम्स ख़त्म होने शुरू हो गए हैं तो ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर लेना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हमें सेंटर में ट्यूबरक्लोसिस को कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए ठीक करने का, हमेशा हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए। इसके बाद है प्रिवेंशन। जो बीसीजी वैक्सीनेशन होती है, ठीक है, वो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट प्रिवेंटिव वैक्सीन होती है। ये बच्चे को तब दी जाती है जब बच्चा 10 दिन का हो जाता है। ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो वैक्सीनेशन होती है ये बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन से भी बचाती है। ठीक है, और कि सुयर इन्फेक्शन को अगर एक्सपोज हो तो उससे भी बचाती है। बीसीजी जो होता है वो इन्फेक्शन की इंटेंसिटी को कम कर देता है। अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव लैरिंगाइटिस के केसेस हैं या ब्रोंकाइटिस के, अस्थमा के, निमोनिया के, वूपिंग कफ, टीबी और सोर थ्रोट के जो केसेस हैं वो सारे ही डॉक्टर को रेफर करने चाहिए। ठीक है, बच्चे को उतने टाइम तक आप कंफर्टेबल करने की कोशिश कर सकते हैं जितनी देर तक आप हॉस्पिटल में नहीं पहुंचते हैं। इसके बाद है हमारा टॉकिंग टू द पेरेंट्स। जब बच्चे खांसी और जुखाम से बीमार होते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मदर्स को एक्सप्लेन करना कि कई तरह की इन्फेक्शंस होती हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। कंडीशंस जो कि पर्टिकुलरली नोट की गई हैं वो कौन सी हैं कि जो सोर थ्रोट है वो सीरियस भी हो सकता है, जो ब्रोंकाइटिस और निमोनिया है उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो एमरजेंसी अराइज होती है ना, ट्रैकिया में कोई बाहर से कोई गंदा फूड या कुछ भी, कोई भी चीज़ डस्ट वगैरह आ जाए, है ना, तो उससे एमरजेंसी भी हो सकती है और ब्रीदिंग भी ना हो, इसके भी चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं, है ना। सुयर एस्थमेटिक भी हो सकता है ना, ज़्यादा एस्थमेटिक हो सकता है, घर घराहट हो सकती है कि बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में चला जाता है। वूपिंग कफ भी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है। ट्यूबरक्लोसिस उसमें होल फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है। जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें कौन सी खांसी है इसके बारे में प्रॉपरली नहीं बता सकते हैं, तो हमें उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है ताकि डायग्नोज किया जा सके और जो सीरियस इन्फेक्शंस हैं उनको रूल आउट किया जा सके। अब एक बंदे से दूसरे बंदे को कोई इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, उससे कैसे प्रोटेक्ट रहना है हमें उसकी भी ज़रूरत है बताने की। बच्चे को अलग से कब रखना है, किस कंडीशन में रखना है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके बाद है एमरजेंसीज। थोड़ी सी सिचुएशंस हैं जो किसी भी टाइम आपके सेंटर में हो सकती हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो होता है वो बहुत जल्दी हो सकता है और इमीडिएटली उसके साथ डील करने की ज़रूरत होती है। एक बच्चा जो नॉर्मली खेल रहा है वो अचानक से उसको सांस आनी कम हो सकती है कि सांस ही नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि उसने कोई सीड निगल लिया हो या कोई बीड्स निकल लिए हों जिससे कि उसका हवा का आने जाने का पैसेज जो है वो ब्लॉक हो गया है। दूसरी कोई एमरजेंसी है ना, वो कौन सी है कि अस्थमा का कई बार अचानक से अटैक आ जाता है। स्वीयर डिहाइड्रेशन हो सकती है या फिर स्वीयर अनीमिया भी हो सकता है जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में।
अगर आपको बच्चे को ज़्यादा फीवर हो तब भी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। अगर हवा का जो पैसेज है वो अचानक ब्लॉक हो जाए तो ये डिप्थीरिया में ऐसा हो सकता है। इन सारी कंडीशंस में डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना चाहिए फटाफट। ये है आपकी एक्सरसाइज 2, समरी है चैप्टर की, और ये ग्लॉसरी और आंसर्स दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइजेस के। ये था हमारा ब्लॉक 7। ये था हमारा ब्लॉक 7, है ना। ब्लॉक 7 जिसका नाम था कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस बताती हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। वैसे तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना वो किसी भी लाइन से क्रिएट हो सकते हैं, है ना, पर फिर भी हम एक बार ब्लॉक 7 में से ही थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं ट्राई करके। जैसे कि एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरिया इन यंग चिल्ड्रन। कौन सा है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिहाइड्रेशन, टू मच स्लीपिंग और माइल्ड कफ, है ना। इसका आंसर आएगा डिहाइड्रेशन, है ना। जो डिहाइड्रेशन है वो एक डायरिया में डेथ का भी लीडिंग कॉज जो है वो हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों में निमोनिया का की साइन कौन सा है। ऑप्शंस हैं स्टमक एक, फास्ट ब्रीदिंग, स्किन रैश और ईयर पेन। इसका भी आंसर आएगा बी। फास्ट ब्रीदिंग एक डेंजर साइन है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीसीजी वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट। अभी हमने पढ़ा था, है ना, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग कैन अ प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ ORS बी केप्ट सेफली एट रूम टेम्परेचर, है ना। कितने टाइम के लिए हम उसको बना के रूम टेम्परेचर के लिए रख सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपकी 2 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स एंड 48 आवर्स। इसका आंसर आएगा 24 आवर्स। जो ORS है 24 आवर्स के बाद उसको हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया की प्रोडक्शन के रिस्क जो हैं वो हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ स्कैबीज। हाई फीवर एंड चिल्स, इंटेंस ईचिंग स्पेशली एट नाइट, वॉमिटिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसका आंसर हमारे पास आएगा B. Scabies is a contagious skin infection caused by mites, है ना। इसमें इंटेंस ईचिंग होती है स्पेशली एट नाइट, जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, आयरन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन प्राइमरली लीड्स टू विच कंडीशन। अनीमिया, है ना, ये तो हम सबको ही पता है, अनीमिया जो है वो हो सकता है। 7th क्वेश्चन है हमारा, विच डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय अ हाई फीवर फॉलोड बाय अ टिपिकल रेड रैश दैट स्टार्ट्स बिहाइंड द ईयर्स। जो कि कानों के पीछे एक टिपिकल रेड रैशिंग स्टार्ट हो जाती है, वो किस कंडीशन में होती है? मीजल्स में, खसरा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टू प्रिवेंट वर्म इन्फेस्टेशन इन चिल्ड्रन विच प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैं ऑप्शंस देती हूँ यहाँ पे, ड्रिंकिंग लेस वाटर, कटिंग नील्स रेगुलरली एंड वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील्स, स्लीपिंग अंडर अ मस्कीटो नेट, ईटिंग मोर स्वीट्स, है ना। वर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़ों को बचाने के लिए हमें कौन सी प्रैक्टिस जो है वो फॉलो करनी है ना। ऑब्वियस है कि जो
हमारा नेल कटिंग वाला है, वही ऑप्शन आएगा, कटिंग नेल्स रेगुलरली एंड वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड गैप बिटवीन 2 डोजेज ऑफ विटामिन ए गिवन टू चिल्ड्रन, है ना। स्टैंडर्ड गैप कौन सा है 2 डोजेज के बीच में जो बच्चों को हमें देना है, वो है हमारा 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ। कौन सा है हमारा 6 मंथ। नेक्स्ट है हमारा, कॉप्लेक्स स्पॉट्स आर ए क्लिनिकल साइन ऑफ विच इलनेस। इसमें मैं ऑप्शन दे रही हूँ, चिकन पॉक्स, मीजल्स, टाइफाइड एंड मलेरिया। इसका आंसर आएगा हमारे पास मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है, व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड फॉर ARI व्हाट इज द थ्रेशहोल्ड फॉर फास्ट ब्रीदिंग इन अ चाइल्ड एज्ड 2 months to 12 months। ARI मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, है ना। इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास 30 ब्रीथ्स पर मिनट और मोर, 40 ब्रीथ्स पर मिनट और मोर, 50 ब्रीथ्स पर मिनट और मोर, 60 ब्रीथ्स पर मिनट और मोर। इसका आंसर हमारे पास आएगा सी, है ना। 50 मिनट्स, 50 ब्रीथ्स पर मिनट और मोर, क्योंकि 2 से 12 महीने का जो बच्चा होता है उसके लिए 50 प्लस जो होती है वो फास्ट होती है, और 12 से 5 महीने के बच्चे के लिए 40 प्लस ब्रीथ्स जो होती हैं वो फास्ट होती हैं। Which of these is considered a general danger sign where the child must be referred to a hospital immediately? अब मैं आपको थोड़े से डेंजर के साइन बताऊंगी। चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली, चाइल्ड इज नॉट एबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड, चाइल्ड हैज ए माइल्ड रनी नोज, चाइल्ड हैज 1 लूज स्टूल। इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो हो सकती है? इसमें ऑप्शन बी जो है वो आ सकती है, चाइल्ड इज नॉट एबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, इन द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया व्हाट इज द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन टू बी गिवन आफ्टर एवरी लूज स्टूल टू अ चाइल्ड अंडर 2 years ऑफ एज। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। सॉरी, मैं ऑप्शंस ही आपको बताना भूल गई हूँ। 1 to 2 teaspoons, 50 to 100 ml, 100 to 200 ml और 500 ml। तो इसका आंसर आएगा 50 to 100 ml। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि अ चाइल्ड हैज अ फीवर एंड चेस्ट इन ड्रॉइंग, अकॉर्डिंग टू द मैनुअल दिस इंडिकेट्स सिंपल कोल्ड, माइल्ड कफ, स्वीयर निमोनिया, ओनली फीवर। इसका आंसर आएगा सी, सी था हमारे पास स्वीयर निमोनिया। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको स्टेटमेंट्स दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट होम मैनेजमेंट फॉर अ चाइल्ड विद द फीवर? रैप द चाइल्ड in thick blankets to sweat it out, give a cold ice water bath immediately, increase fluid intake and keep the child in a well ventilated room, stop all food until fever goes down। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो फ्लूइड्स होते हैं वो बच्चे को फीवर के टाइम पर डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीके से बच्चे का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड कीप द चाइल्ड इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज राइस वाटर स्टूल अ करेक्टरिस्टिक सिम्टम फॉर? राइस वाटर के लिए, स्टूल के लिए क्या सिम्टम होगा? अमीबाइसिस,
कोलरा, जियार्डियासिस, वॉर्म इन्फेस्टेशन। इसका आएगा आंसर बी। जो कॉलरा होता है वो बहुत ही वाटरी और उसमें पीले रंग के स्टूल्स आते हैं, है ना, जो कि बिल्कुल वॉश वाटर जो होता है, जो पानी यूज़ किया जाता है राइस को वॉश करने के लिए, उसकी तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज कंजक्टिवाइटिस, मतलब कि जो पिंक आई होती है, प्राइमरली स्प्रेड अमंग चिल्ड्रन इन अ डे केयर और क्रैच। हमारे पास ऑप्शंस हैं, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद आई, डिस्चार्ज और कंटामिनेटेड हैंड्स और टाल्स, थ्रू मस्कीटो बाइट्स, थ्रू लैक ऑफ विटामिन डी। इसका हमारा आंसर आएगा आंसर सी, है ना। इसका हमारा आंसर आएगा आंसर सी। जैसे हमारी यूनिट 1 थी केयरिंग फॉर द सिक चाइल्ड, इसमें से हम देख सकते हैं एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। पर ये श्योर नहीं है, पर मैं आपको फिर भी MCQs थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी कि MCQs में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, क्योंकि जो MCQs होते हैं ना, वो एक लाइन से भी क्वेश्चन उसका बनाया जा सकता है ना। जैसे कि अब आपको ये पूछा जा सकता है कि माल न्यूट्रिशन इंटरलिंक किससे करती है, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन इंटरलिंक किससे करती है, विक्शियस साइकिल में माल न्यूट्रिशन के साथ और क्या आता है। तो आपको ऑप्शंस भी दिए होते हैं, आई डोंट नो अब जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, है ना। इन्फेक्शन उसका आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको और भी कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि आपको कई चीज़ों के सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं और फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं। ANM की क्या फुल फॉर्म है, PHC की क्या फुल फॉर्म है, LHV की क्या फुल फॉर्म है ना, और ये कहाँ पर काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे अब हेल्थ कार्ड है, ये पूछा जा सकता है कि हेल्थ कार्ड में क्या क्या लिखा होता है, बच्चे का नाम, है ना। जैसे यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, नाम, फैमिली नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। अब जैसे आपसे इंडिकेटर्स पूछ सकते हैं, है ना, कि क्या इंडिकेटर्स हैं एक बच्चों में इलनेस के, है ना, क्या इंडिकेटर्स हैं, वो ये पूछे जा सकते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें और क्या आपसे पूछा जा सकता है। जैसे जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा कि निमोनिया में कौन सी वैक्सीनेशन लगती है, या ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कौन सी वैक्सीनेशन उसको बचाती है। जैसे अभी ग्लॉसरी है ना, ग्लॉसरी में बताया गया है कि स्पास्टिसिटी क्या है, डेलिरियम क्या है ना। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि हर चैप्टर के पीछे जो ग्लॉसरी होती है वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वर्ड का क्या मीनिंग होता है। हो सकता है वो ये भी पूछें कि स्पासिटी इज़ द कंडीशन, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि एलिमेंट्री के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, है ना, कॉमन इन्फेक्शंस कौन कौन सी हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कोलरा, डाइसेंट्री, टाइफाइड, है ना, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद वो आपसे पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस का पूछ सकते हैं, है ना, वॉर्म एंड अमीबिक। फिर आपको वॉर्म इन्फेस्टेशन में भी वो काफ़ी कुछ पूछ सकते हैं। फिर जो हमने इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग देखी थी, ठीक है, उसमें भी हमें वो पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में कि जो ये आपकी पाइप है, ऑस्टियोफेगस किसको कहते हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें भी वो आपको एलिमेंट्री सिस्टम में पूछ सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हमने देखा था उस, जैसे अब कॉन्स्टिपेशन के क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, है ना, आपको वहाँ जो कॉमन मेन सिम्टम होता है उसके बारे में पूछ सकते हैं आपको, है ना। और डायरिया की जो आगे की मतलब सीवियर कंडीशन है वो क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन, अगर हमें बच्चे को रिहाइड्रेट करना है तो क्या देना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देना चाहिए, है ना। और ये देखो कि बॉडी का कितना कितना वेट लॉस होता है ना। ये जैसे ये टेबल है, ये जो टेबल है, टेबल भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादातर आपसे पूछे जा सकते हैं इन सारे उसमें कंडीशंस में। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसमें कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होती हैं, है ना। एक ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बंद करनी चाहिए या कंटिन्यू करनी चाहिए अगर बच्चा बीमार हो तो, ठीक है। जैसे अभी हम वॉर्म इन्फेस्टेशन की बात कर रहे थे, है ना, कि कौन सा वॉर्म है जो अनीमिया से रिलेट करता है। और कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि पैरों के थ्रू भी क्या कोई वॉर्म्स जो हैं स्किन के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, है ना। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसे इसमें ग्लॉसरी आई थी, ये रहे, है ना, कि साइनोसिस क्या होता है, लैरिंक्स क्या है, फेरिंक्स क्या है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं आपसे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं। ये आपका ब्लॉक 7 है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना ब्लॉक 2 जो है, ब्लॉक 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। आप लोगों की जो भी कोई क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं यही चाहूँगी कि आप लोग क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। अगर आप कुछ और रिक्वायरमेंट है कि मैम हमें इस तरीके से पढ़ा दीजिए, वो भी आप हमें बता दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से हम गाइड करेंगे। या कोई स्पेसिफिक चैप्टर होता है किसी स्टूडेंट का, जो कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैम पहले आप वो करवा दीजिए, तो उसको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमारी जो कल की क्लास होगी वो हमारी DECE 3 की क्लास होगी, ठीक है। अभी हम DEC 1 एंड 2 की क्लासेस जो थी हमारी वो कंडक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब DECE 3 की क्लास जो है वो कंटिन्यू होगी, ऐसे ही DECE 4, फिर ऐसे ही आपकी क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी। ब्लॉक 7 से पहले जितनी भी क्लासेस थी वो हमारी आपको निर्माण कैंपस के ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। आप कभी भी उन क्लासेस को सुन सकते हैं। कोई कमेंट्स हैं वो भी आप बता सकते हैं, है ना। हम हमेशा ही अवेलेबल हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है प्लीज़ आप वो पूछिएगा, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैं जितनी भी अभी DEC 2 की क्लासेस हमने कंडक्ट की हैं वो क्लासेस का जो लिंक्स होंगे वो मैं सारे इसमें डाल दूंगी। इसी क्लास का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे लिंक जो हैं वो मिल जाएंगे। वहाँ से भी आप लिंक को ओपन करके क्लास को सुन सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर कर देते हैं, है ना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।